हेलो, वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट यूनिट शुरू होने वाला है, जो कि होगा हमारा थर्ड यूनिट, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है। हमारा सेकेंड यूनिट जो था प्यूबर्टी, इसको हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किया था, और जिसमें कि हमारा पहला वीडियो में ये चारों टॉपिक कवर हुए थे, और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्लियर हुआ था। आज हम लोग फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी शुरू करने वाले हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा यूनिट 3 चैप्टर 4 फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। तो फर्टिलिटी का डेफिनेशन ये होता है कि फर्टिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कंसीव विद इन 12 मंथ्स ऑफ पेनिस इन वेजाइना इंटरकोर्स विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन। तो मतलब 12 महीने के अंदर जो है वो कंसेप्शन हो जाना चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, या एक तरह से कहते हैं कि महिला को प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, और वो भी पेनिस इन वेजाइना, यानी कि जो पेनिस है उसको वेजाइना के, पेनिस और वेजाइना का जो इंटरकोर्स होता है उसमें, और विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, कि मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज नहीं किया गया, चाहे कॉन्डम, कॉपर टी, कुछ भी यूज नहीं किया गया है, या फिर कोई भी टेबलेट्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलिटी। इसको अगर हिंदी में देखें तो अवरोध विहीन सामान्य लैंगिक संबंध बनाते हुए 12 माह के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता फर्टिलिटी कहलाती है। ये चीज़ हिंदी में हमने इंग्लिश में देखा था अभी। फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, कि एक नॉर्मल जो फर्टिलिटी होती है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। तो इसमें 6 अवयव या 6 घटक बोल सकते हैं हम जिसकी आवश्यकता होती है, और इनमें से किसी भी एक स्तर पर अगर असामान्यता होती है तो यह इनफर्टिलिटी उत्पन्न कर सकती है। और वो 6 अवयव कौन कौन से हैं, तो ये एक टेबल में दिया हुआ है, और टेबल में हमने 2 चीज़ देखने को मिलता है। पहला है एनाटॉमिकल रिक्वायरमेंट, फिर है फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, कि एनाटॉमी कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं है, जो एक तरह से पीरियड फिक्स होता है वो सही होना चाहिए, और फिजियोलॉजी मतलब कि उसका जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले जैसे कि ओव्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट है कि ओव्यूलेशन होना चाहिए। और इसका फिजियोलॉजी क्या है कि इसके लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जिसको कि हम लोग एचपीओ एक्सिस बोलते हैं, वो सही प्रकार से काम करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। फिर एनाटॉमिकल में जो फैलोपियन ट्यूब है वो उपस्थित होना चाहिए, और उसका फिजियोलॉजी भी काम करना चाहिए, मतलब कि उसमें जो है क्रियात्मक रूप से सही होनी चाहिए उसका, उसमें वो जिसका जो काम है फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब का, वो काम उसको सही से करना चाहिए, यानी कि जैसे कि स्पर्म और ओवम को सही से गति प्रदान कर सके। हमें पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें बहुत सारे सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ओवम को या जो ओवम या स्पर्म को गति प्रदान करते हैं, मतलब कि मूव करवा के एक दूसरे के पास लेके जाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है तीसरा, वो है कि गैमेट्स, यानी कि स्पर्म और ओवम उपस्थित होना चाहिए। और फिजियोलॉजी में क्या हो जाएगा कि ये गैमेट्स फंक्शनल होना चाहिए, उपस्थित तो होगा ही, साथ में वो काम करने वाला भी होना चाहिए। फिर संभोग उचित समय और सामान्य होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सही टाइम पे होना चाहिए और सामान्य रूप से होना चाहिए। फिर इसका फिजियोलॉजी क्या होगा कि संभोग के लिए पेनिस इन विजाइना ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी अगर चीज़ हो रही है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। और यह मासिक चक्र के मध्य में, यानी कि 14वें दिन के आसपास होना चाहिए, यानी कि बीच का जो 2-3 दिन का सप्ताह होता है टाइम, उसमें होना चाहिए। इसकी फिजियोलॉजी होगी। फिर 5वां है कि सर्वाइकल म्यूकस सेवरेबल होना चाहिए। सर्वाइकल म्यूकस है वो सही कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो स्पर्म को यूट्रस में पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर सर्वाइकल म्यूकस ही सही नहीं है तो फिर स्पर्म जो है वो यूट्रस में पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर जो हमारा छठा और आखिरी पॉइंट है वो है कि एंडोमेट्रियम नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि सामान्य होना चाहिए, और रिसेप्टिव होना चाहिए, कि एंडोमेट्रियम इस तरह का रिसेप्टिव होना चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन होके आए तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके, जो जाइगोट होगा या भ्रूण जो होगा उसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो इम्प्लांटेशन हो सके। और इसका जो फिजियोलॉजी होगा कि एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होना चाहिए उस टाइम तक में। हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उसके उसमें एंडोमेट्रियम जो है इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो रहा होता है, उसकी जो लेयर्स है वो मोटी हो रही होती है, जिसमें कि आके इम्प्लांटेशन हो सके। तो अगर इसमें से कोई भी एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो वो इनफर्टिलिटी शुरू कर देगी। तो फर्टिलिटी के लिए ये 6 चीज़ें होनी चाहिए, और उसका डेफिनेशन भी हमने देख लिया। अब हम इनफर्टिलिटी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको कि बांध्यता या फिर बांझपन भी बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो इनफर्टिलिटी इज ए टर्म यूज टू इंडिकेट अ कपल हैज़ अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू कंसीव compared with general population. It is applied when conception has not occurred after 12 months of penis in vagina intercourse without contraception. कि अगर कोई कपल है, उन्होंने 12 मंथ तक पेनिस इन वेजाना वो किया है इंटरकोर्स,
और बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के किया है, फिर भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं तो उन कपल को इनफर्टाइल कपल बोला जाता है, या फिर जो इसको जो प्रोसेस है उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसके अगर हिंदी में डेफिनेशन देखें तो गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं करते हुए वेजाइनल इंटरकोर्स, जिसको हम लोग पेनिस इन वेजाइना सेक्स भी बोलते हैं, करते हुए कोई युगल या कपल 12 मंथ तक गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो यह स्थिति इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो हमने डेफिनेशन देख लिया। अब हम इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन, ये कितने तरह का होता है। तो ये होता है 2 तरह का, जिसमें पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या हुआ कि अगर किसी युगल ने एक बार भी गर्भधारण नहीं किया है, मतलब कि वो अभी एक बार भी प्रेग्नेंट हुए ही नहीं है, तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोला जाता है। और जो सेकेंडरी होगा उसमें से होता है कि पहले गर्भधारण हुआ है, जो कपल है उनके द्वारा पहले गर्भधारण किया गया है परंतु वर्तमान में वो गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोला जाता है। मतलब कि पहले हो चुके हैं पर इस टाइम दिक्कत आ रही है। फिर इसका कारण की बात करें हम लोग कि कारण क्या हो सकता है, तो कारण जो है इसके लिए मेल या फीमेल दोनों समान रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं, और दोनों के कारण जो है उसको नीचे बताया गया है। तो अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें कि जो नर बांध्यता होता है उसका क्या कारण होता है, तो उसके कारण में सबसे पहला जो होता है वो होता है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का बनना या शुक्र जनन हिंदी में। तो वो अगर असामान्य है या फिर डिफेक्टिव है वो प्रोसेस स्पर्म के बनने का, तो उसके वजह से ये हो सकता है। और इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, असामान्य जो शुक्राणु जनन होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन, पिट्यूटरी डिसफंक्शन, एड्रिनल डिसफंक्शन, थायराइड डिसफंक्शन, ये सारे हमारे ग्लैंड होते हैं जिससे कि हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो उसमें अगर गलत मतलब कि डिसफंक्शन हो जाता है या फिर जो उसको काम सही से नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है। फिर सिस्टमिक डिजीज़, सिस्टमिक डिजीज़ में क्या हो सकता है कि अगर डायबिटीज मिलेटस है या फिर कोलियक डिजीज़ है या फिर रेनल फेलियर है, तो ये सारी डिजीज़ में भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। फिर वृषण यानी कि टेस्टिस से संबंधित विकार, उसमें इंजरी हो गई है या उसमें ट्रॉमा हो गया है किसी तरह का, तो उसके वजह से ये दिक्कत आ सकती है स्पर्म के बनने में। फिर जो अगला होगा वो होगा जन्मजात रोग, कंजेनाइटल डिफेक्ट, जिसमें कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है, यानी कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नीचे की तरफ आया ही नहीं, वो एब्डोमिनल एरिया में ही रह गया। तो वो नीचे आएगा नहीं तो फिर वो सही से काम करेगा नहीं, और काम नहीं करेगा तो स्पर्म बनने का प्रोसेस सही से नहीं होगा और फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फिर हाइड्रोसीली, हाइड्रोसीली एक बीमारी होती है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उसमें जो है पानी भर जाता है टेस्टिस में, तो उस बीमारी की वजह से भी स्पर्म बनने का प्रोसेस सही से नहीं हो पाता तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर जैसे कुछ व्यवसाय, कुछ जो ऐसे काम होते हैं जिसमें कि इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि गर्म भट्टी पर काम करने वाले व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि हमें पता है कि जो टेस्टिस है वो सही से तब काम करता है जब वो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है ना, 2 से 3 डिग्री, तो उसमें वो बेटर काम कर पाता है। इसीलिए जो मेल होते हैं उसमें जो टेस्टिस होती है वो बाहर की तरफ होती है, शरीर से स्क्रोटम में होती है, शरीर से बाहर की तरफ, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रह सके। लेकिन जो गर्म भट्टी पर काम करते हैं ना उसका टेम्परेचर ऑलरेडी वहाँ पे हाई रहता है, तो जिसकी वजह से जो है टेस्टिस सही से काम कर नहीं पाता, वो स्पर्म बना नहीं पाता, तो उसका प्रोसेस गड़बड़ जाता है, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर लंबी साइकिलिंग या लॉरी चलाने वाले व्यक्ति, क्योंकि इसमें जो एपिडिडमिस होता है वो टेस्टिस की नलियों में इंजरी की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण से कि इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। एपिडिडमिस क्या होता है कि टेस्टिस के ऊपर एक ऐसे घुमा सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेस्टिस है इसके ऊपर एक घुमा स्ट्रक्चर रहता है, इसी के होते हुए स्पर्म जाता है। तो इसमें जो है ना दिक्कत हो सकती है, इसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं, इसमें चोट लगने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से कि जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। फिर कैंसर का उपचार ले रहे योगी, तो कैंसर का उपचार ले रहे योगी में ऐसा चांसेस होता है क्योंकि जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ होता है, और जो कैंसर का इलाज चल रहा होता है, किसी को कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा है, तो उसमें होता क्या है ना कि जो कैंसर सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, तो जो दवाई है वो उन सेलों पे ज़्यादा काम करती है जिसमें कि जो सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कैंसर के जो मरीज होते हैं उसमें बाल भी गिर जाते हैं। बाल भी गिरने की यही रीज़न होता है क्योंकि जो हेयर के सेल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं, तो कैंसर सेल उस जो कैंसर का इलाज होता है तो उस पर भी वो काम करता है, तो इस वजह से बाल गिर जाते हैं। तो वही काम होता है इसमें टेस्टिस में भी। टेस्टिस का भी जो स्पर्म का सेल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस जल्दी हो रहा होता है, उसमें जल्दी जल्दी डिवीज़न हो रहा होता है, तो इस वजह से कैंसर का जो इलाज है उसकी वजह से इस पर भी टेस्टिस पे भी असर पड़ता है, तो उसमें दिक्कत हो सकता है, तो इनफर्टिलिटी। तो ये तो हो गया पहला कारण कि डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको हमने देख लिया। दूसरा क्या कारण हो सकता है, वो हो सकता है डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले तो स्पर्म बन ही नहीं रहा था सही से,
अब स्पर्म अगर सही से बन गया है पर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, हम लोगों को पता है कि एक वे होता है कि पहले टेस्टिस से बनता है, फिर एपिडिडिमिस में जाता है, फिर वैसा डिफरेंसिया एक नली टाइप की आती है उसमें जाती है, फिर उससे जो हमारे पेनिस में यूरेथ्रा होता है उसमें जाता है, फिर बाहर निकल के फिर उसमें फीमेल के अंदर जाता है। फीमेल के अंदर जाने के बाद फिर सर्विक्स से होते हुए फिर वो यूट्रस में जाता है। यूट्रस में जाने के बाद फिर फैलोपियन ट्यूब में जाके फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो इसका है ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है स्पर्म का। लेकिन अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में ही अगर दिक्कत आ गई, स्पर्म तो बन गया सही से, मान लीजिए कि टेस्टिस ने सही से काम कर लिया, ऊपर वाली कोई भी जो दिक्कत हमने बात की वो दिक्कत नहीं हुआ और ये बन गया स्पर्म, पर ये आगे जो इसका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है इसमें एक दिक्कत आ गया। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जो शुक्राणु का दोषपूर्ण स्थानांतरण के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो इन्फेक्शन या कॉन्जेनाइटल एनोमलीज या ट्रॉमा के कारण जो शुक्र वाहिनी है, जो रास्ते होते हैं स्पर्म के होने के, जिसमें कि जिसको कि वैस डिफरेंशिया भी बोलते हैं, तो उसमें जो है उसमें अवरोध हो जाता है, जिसकी वजह से कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो जो स्पर्म यानी कि इन्फेक्शन या उपापचयी कारणों के कारण या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण प्रोस्टेट या सेमिनल वेसिकल का अपर्याप्त स्रावन होना, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारा या फिर जो सेमिनल वेसिकल होता है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे लिक्विड्स निकलते हैं। सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले लिक्विड को हम लोग सीमेन बोलते हैं और प्रोस्टेट बोलते हैं। तो एक्चुअली में सीमन और जो स्पर्म होता है दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जो इजैकुलेशन होता है तो उसमें जितना भी लिक्विड निकलता है ना सारा, तो उसको हम लोग एक तरह से सीमन बोल देते हैं, पर उसमें सीमन और स्पर्म दोनों मिला रहता है। ठीक है, स्पर्म टेस्टिस के द्वारा बनता है और सीमन जो है सेमिनल वेसिकल के द्वारा। तो अगर इस सब की जो उसमें कमी आ जाती है, यानी कि सीमन की कमी हो गई, तो फिर सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस इनफ अमाउंट ऑफ सीमन होना चाहिए तभी ट्रांसपोर्टेशन होना पॉसिबल रहता है। फिर जो अगला है हमारा कारण, पहले तो सही से बन नहीं पा रहा था, जिसको हम लोग डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन हमने कहा। फिर दूसरा कारण क्या था, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, की बन तो गया पर ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पा रहा है। फिर जो अगला हमारा कारण है वो है अप्रभावी अंतरण या इनइफेक्टिव डिलीवरी। इनइफेक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब है कि जो बन तो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन होके आ भी गया, ठीक है, तो अब जो यूरेथ्रा के थ्रू या पेनिस के थ्रू, पेनिस के बीच में यूरेथ्रा होता है, तो पेनिस के थ्रू अब उसको डिलीवरी होनी है उसकी, ठीक है, कि वो फीमेल के अंदर जाने वाला है, तो वो उसमें सही से नहीं जा पाता, जिसको हम लोग बोलते हैं इनइफेक्टिव डिलीवरी। यानी कि एक तरह से अगर हम नॉर्मली अगर समझने की कोशिश करें तो इजैकुलेशन सही से नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं इनइफेक्टिव डिलीवरी। उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो होता है साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम, कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से कि सही से इजैकुलेशन हो नहीं पाता सही टाइम पे और सही जगह पे। फिर स्खलन संबंधी विकार, कि जो इजैकुलेशन है वो सही, उसके संबंधी कुछ बीमारियां हो गई है, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, कि जो पुरुष है उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस तो सही हो रहा है पर डिलीवरी सही से नहीं हो पा रही, क्योंकि उसका जो फिजिकली है वो थोड़ा डिसेबल है। फिर फिजिकल एनोमलीज में क्या क्या हो सकती है, हाइपो एस्पीडियस या फिर एपीएस्पीडियस। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस होता है हमारा, पेनिस ऐसे करके होता है, तो अगर नॉर्मल तो होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल तो होता है कि ऐसे होता है यूरेथ्रा, और नॉर्मली यहाँ सेंटर की तरफ रहता है, पर अगर ये नॉर्मल इस तरह से नहीं होके अगर इसमें यहीं पे जो है वो यूरेथ्रा बाहर निकल गया, यहाँ से आके यहाँ पे आगे नहीं जाके यहाँ ऊपर बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोएस्पीडियस। या फिर जो ये है यूरेथ्रा, ये नीचे की तरफ यहाँ से बाहर निकल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीएस्पीडियस, ठीक है। तो ये इधर पूरा ब्लैक रहता है, इधर कुछ भी नहीं रहता, ऊपर निकल जाता है या नीचे निकल जाता है। तो ऊपर निकलेगा तो हम लोग बोल देंगे हाइपोएस्पीडियस, और नीचे लिख देंगे निकलेगा तो बोलेंगे हैप्पीएस्पीडियस। तो इसमें क्या होता है ना कि सही से डिलीवरी हो नहीं पाती है महिला के अंदर, तो इस वजह से इनइफेक्टिव डिलीवरी हो जाता है। और फिर जो अगला पॉइंट है हमारा वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसमें सीमन मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है, कि ये बाहर ना आके ये वापस, क्योंकि एक ही में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इधर से अगर जुड़ा हुआ है मूत्राशय से और इधर से जुड़ा हुआ है टेस्टिस से, तो इधर से आके इसको बाहर निकलना था, पर ये यहाँ से नहीं आके इधर से आके फिर मूत्राशय में चला जाता है घूम के सीमन। इसको इधर आना चाहिए था पर ये मूत्राशय में चला जाता है, ऊपर ब्लैडर में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें, तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वैसे यहाँ पे एक फिल्टर रहता है, ठीक है, कि अगर इधर से आ रहा है तो इसको आगे भेजना है, इधर से आ रहा है तो इसको आगे भेजना है, इसको बंद कर देना है, ये एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ रहता है। पर इसमें गड़बड़ी होने के कारण ये टेस्टिस से आके और उसमें चला जाता है, मूत्राशय में चला जाता है, यहाँ पे जो ब्लैडर है, तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और इसके वजह से भी जो है डिलीवरी सही से नहीं हो पाती, यानी कि सीमन की डिलीवरी वेजाना के अंदर सही से नहीं हो पाती। तो आपने समझ लिया होगा ये एक कारण। फिर पुरुष के अंदर ये सारे कारण थे। अब जो महिला के अंदर क्या कारण हो सकता है,
तो महिला के अंदर कारण तो वही सिमिलर टाइप का होगा कि पहले पुरुष में स्पर्म बनता है तो स्पर्म सही से नहीं बन पा रहा था, महिला में ओवम बनता है तो ओवम सही से नहीं बन पा रहा, यानी कि डिफेक्टिव ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पा रहा। तो ओव्यूलेशन सही नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके भी इंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें कि वही हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड डिसफंक्शन, ये सारे जो हार्मोनल्स, क्योंकि हम लोग एचपीओ एक्सिस के बारे में जानते हैं कि एचपीओ एक्सिस सही से काम करना चाहिए तभी सही से काम होगा, तो एचपीओ एक्सिस सही से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। फिर एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड फंक्शन भी सही से काम नहीं कर रहा, उसका भी गड़बड़ी हो गई है उसके ग्लैंड की, तो उसमें भी सही से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। फिर सिस्टमिक डिजीज, सिस्टमिक डिजीज में वही सेम रहेगा कि डायबिटीज मिलेटस, कोलियक डिजीज या रीनल फेलियर। फिजिकल डिसऑर्डर में ओबेसिटी या एक्सेसिव एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि 1-2 घंटे, कोई है कि बहुत मतलब कि दिन में 10 घंटे 12 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका ऐसा होता है, ठीक है। 1-2 घंटे एक्सरसाइज करने से तो और हेल्दी स्पर्म होता है, स्पर्म या ओबम हेल्दी बनता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेसिव एक्सरसाइज का मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं एक्सट्रीम में, तो उनमें थोड़ा ये ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ओवेरियन डिसऑर्डर, जैसे कि पुरुष में तो टेस्टिस में बन रहा था तो टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहे थे, और इसमें ओवरी में ओवेरियन डिसऑर्डर हो सकता है, इसमें कि हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, या सिस्ट या ट्यूमर बन गया है ओवरी में। सिस्ट मतलब कि गुच्छा होता है, और ट्यूमर मतलब तब तो पता ही है कि एक अनयूजुअल मास जो बन जाता है उसको लोग बोलते हैं ट्यूमर। फिर पीसीओएस जिसको होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। फिर ओवेरियन एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस मतलब कि जो अंदर लेयर होता है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसमें जो अगर इन्फेक्शन हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसकी वजह से, ओवेरियन डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस सही से नहीं हो पाता। तो सबसे पहला तो ये था कि ओवम सब बन ही नहीं रहा है सही से। दूसरा, अगर बन भी रहा है तो वो डिफेक्टिव ओवम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कि यानी कि ओवम का ट्रांसपोर्ट जो है, यानी कि स्थानांतरण वो सही से नहीं हो रहा, जैसे कि हमने स्पर्म में पढ़ा था सेम टू सेम। तो इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और फिर फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग या जो उसका फिम्ब्रा है उसको वो बंद है, कि मतलब कि ओवरी से निकल के उसको जाना था फैलोपियन ट्यूब में, जैसे कि ये ओवरी होती है, फिर यहाँ पे ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब होता है, इसमें बहुत सारे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग की इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, ये होगी ओवरी। यहाँ से निकल के इसको इसमें जाना था, पर ये अगर यहीं पे बंद है, अगर ये रास्ता ही यहाँ पे बंद है तो ओवम इसमें जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे आके फर्टिलाइज होना था उसको, पर यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो ये कारण था हमारा डिफेक्टिव ओवम ट्रांसपोर्ट का। फिर जो तीसरा होता है, फिर वो होता है डिफेक्टिव स्पर्म ट्रांसपोर्ट। डिफेक्टिव स्पर्म ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जैसे कि ये वेजाइना के थ्रू होते हुए और यूट्रस को पार करते हुए आना था फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को। यहाँ पे तो स्पर्म की डिलीवरी हो गई, पर यहाँ से यहाँ तक आना होता है फीमेल के अंदर ही, और फीमेल के अंदर अगर इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से कि ये स्पर्म जो है यहाँ से होते हुए से घूमते हुए यहाँ तक नहीं आ पाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफेक्टिव स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें वेजाइना में दिक्कत हो सकती है, सर्विक्स में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो वेजाइना में क्या दिक्कत हो सकता है, तो वेजाइनिस्मस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्पेरियूनिया हो सकती है, फिर कॉन्जेनाइटल एनोमली हो सकती है, कुछ मतलब कि जन्मजात की बीमारियाँ हो सकती है। सर्विक्स में क्या दिक्कत हो सकता है, तो सर्विक्स में ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। फिर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी इन म्यूकस, की जो म्यूकस होता है सर्विक्स का, जो ऊपर में जो हल्का हल्का लिक्विड होता है, तो उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी होता है एंटी स्पर्म, यानी कि जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी होगा तो क्या होगा कि स्पर्म को आते ही स्पर्म को मार देगा सर्विक्स, तो इस वजह से फिर कंसेप्शन हो नहीं पाएगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ये तो हो गया डिफेक्टिव स्पर्म ट्रांसपोर्ट। फिर अगला है कि डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन, कि अगर यहाँ पे मान लो कि सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे घूम के आना है, इसको यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना है तभी बच्चा यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, पर यहाँ पे इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पा रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कि हार्मोन सही से बना ही नहीं, यहाँ पे ये लेयर तैयार ही नहीं है। फिर कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है कुछ, फिर फिब्रॉइड्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिब्रॉइड्स अंगूर के गुच्छे बन गए हैं, तो यहाँ पे आएगा इम्प्लांटेशन के लिए, यहाँ पे पहले से ही अंगूर के गुच्छे हैं, वो उसको इम्प्लांट ही नहीं होने देंगे। फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि आरोपण नहीं होगा या इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते थे, और कारण के बाद हम लोग अब बात करेंगे डायग्नोसिस की, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। फीमेल के अंदर पहला कारण ये हो सकता है कि ये दिमाग है हमारा,
दिमाग के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे दिमाग के अंदर कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ पे बन तो गया पर ये रास्ता ही बंद है, दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे आ तो गया पर ये सही से काम नहीं कर रहा फैलोपियन ट्यूब। और फिर मेल के अंदर देखते हैं कि मेल के अंदर पहला कारण तो ये हो गया कि इसका दिमाग में सही से काम नहीं कर रहा, मतलब कि हार्मोनल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। दूसरा कारण ये हो गया कि ओवरी से संबंधित दिक्कत होगी, उसकी जो वास्ट डिफरेंसिया है, ये जो रास्ता है इसमें दिक्कत हो गई। तीसरा है कि यहाँ पे आके ये यहाँ पे चला गया उल्टा साइड, ये सेमिनल वेसिकल होता है, ये सेमिनल वेसिकल जो होता है ये सही से काम नहीं कर रहा। फिर ये ट्रैक्ट है, ये सही से काम नहीं कर रहा, या फिर यहाँ से वो निकल गया तो यहाँ पे कहीं ऊपर चला गया, कहीं नीचे चला गया, सही से डिलीवरी नहीं हो पा रही, और ये डिलीवरी हो गई इसके अंदर यहाँ पे आके, फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा सही से। तो ये सारे इतने सारे जगह दिक्कत हो सकती है। तो सारे जगह का हमने दिक्कत को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस कि हमें पता कैसे चलेगा इनफर्टिलिटी या बांझपन के बारे में पता कैसे चलता है। पता लगाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, उसकी रेगुलरिटी कैसी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर बीबीटी चार्ट मॉनिटरिंग। जो बीबीटी चार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट, ठीक है। तो बीबीटी चार्ट इसको ये बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर जो है बॉडी का वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन यानी कि जब 14-15 का टाइम रहेगा, 14-15 दिन का, तो इस टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पहले कम होता है फिर बढ़ता है। तो ये डिटेल की बात है, पर यहाँ पे चेंज होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, ये ओव्यूलेशन में चेंज होता है। तो चेंज होने से हमें जब बेसल बॉडी टेम्परेचर का हम जब चार्ट मेंटेन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ, मतलब कि किस टाइम पे बढ़ रहा है किस टाइम पे घट रहा है। तो हमें उस चार्ट से भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। फिर जो तीसरा जो हमारा वो होगा इन्वेस्टिगेशन, वो होगा सीरम प्रोजेस्ट्रॉन लेवल एग्जामिनेशन। कि प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल अगर कम होगा तो हमें पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होगा तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाएगी। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी, कि बायोप्सी करेंगे हम एंडोमेट्रियम का, जो फीमेल का एंडोमेट्रियम होता है उसका हम उसका एक टुकड़ा लेके उसको लैब में ले जाके चेक करेंगे, उसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। फिर HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो का मतलब होता है यूट्रस, सैल्पिंगो का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, ग्राफी मतलब होता है जांच करना, यानी कि जो यूट्रस है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसका हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं। फिर लेप्रोस्कोपी करते हैं। फिर सीमन एनालिसिस करते हैं, जो सीमन होता है फीमेल का उसको लेके उसका एनालिसिस करते हैं कि वो कितना अच्छा स्पर्म है, कितना ख़राब है, अगर काम करने लायक नहीं है कि डिफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें। फिर जो सीमन है, नॉर्मल सीमन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि सीमन का क्या वैल्यू होना चाहिए। पहले सीमन का वॉल्यूम जो है वो 2 से 5 ml होना चाहिए। उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, कि नहीं कि 1 ml में 20 मिलियन होना चाहिए, तो 5 ml में आप जोड़ सकते हैं कि कितना होना चाहिए। फिर स्पर्म का जो मोटिलिटी होती है, यानी कि जो मूव करने का जो उसका वो होता है, मोटिलिटी मतलब कि मूव करना, तो वो होता है मोर देन 50% उसकी मोटिलिटी होनी चाहिए। फिर मॉर्फोलॉजी उसकी है वो 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर WBC जो है उसमें 1 मिलियन पर ml से कम होना चाहिए। फिर जो उसका pH है वो 7.2 से 7.8 होना चाहिए, क्योंकि जो महिला का जो pH होता है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर पुरुष का ये pH है वो बेसिक होता है। तो ये दोनों अगर मिलेंगे तभी स्पर्म जिंदा बच पाएगा। अगर ये बेसिक नहीं होगा अगर, तो ये वेजाना में जाते ही मर जाएगा। तो इसीलिए इसका जो pH है वो बेसिक होना चाहिए। तो ये आपको पता, इतना जो नॉर्मल है वो सीमन का वैल्यू होता है, तो ये होना चाहिए, तब ये पता चलता है कि हाँ, ये मेल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर पोस्ट कोइटल टेस्ट, इसमें क्या होता है कि समूह के 2 से 4 घंटे के बाद सर्वाइकल का म्यूकस लिया जाता है, उसको एस्पिरेशन किया जाता है, यानी कि उसको खींचा जाता है, और इसमें शुक्राणुओं की संख्या की सही जाँच की जाती है कि कितना संख्या और किस तरह से है। फिर इसमें सीरम FSH लेवल भी देखा जाता है, और फिर FSH लेवल मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल। फिर एक्सरे भी किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी किया जाता है पेल्विक ऑर्गन का। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि क्या क्या दिक्कत है और इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। तो ये हमने जांच देख लिया। अब हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका मैनेजमेंट करते हैं इसके कारण पे। तो अगर एनओव्यूलेशन है, यानी कि ओव्यूलेशन ही सही से नहीं हो रहा, तो इसका पता लगाया जाता है और उसके बाद इसका उपचार किया जाता है कि एनओव्यूलेशन का कारण क्या है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होने का क्या कारण है। फिर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ड्रग में जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, और जिसमें कि ओव्यूलेशन होने लगता है, तो ये ड्रग ओव्यूलेशन को प्रेरित करते हैं।
जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन के उपयोग में रक्त में प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता के कारण उत्पन्न एनोवुलेशन के उपचार के लिए किया जाता है। यानी कि अगर किसी के ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हो गया, हमें पता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। तो जब महिला अगर किसी बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा रहता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा रहने की वजह से ही वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो अगर किसी के ब्लड में यूँ ही प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है, उसको कम करना है ताकि ओव्यूलेशन हो सके, तो हम ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज करते हैं ताकि ओव्यूलेशन हो सके और प्रेगनेंसी हो सके। फिर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग के रूप में क्लोम्फेरिन सिट्रेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जीएनआरएच के सेवन को प्रेरित करता है। क्लोम्फेरिन सिट्रेट जो होता है ये जीएनआरएच को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से कि आगे प्रोसेस बढ़ सके। पीसीओएस के उपचार के लिए सर्जरी भी किया जाता है। अगर किसी को पीसीओएस है तो उसमें सर्जरी करके हम उसके सिस्ट वगैरह को निकाल देंगे। फिर हार्मोनल डिफेक्ट का भी उपचार किया जाता है कि जो हार्मोनल अगर डिफेक्ट है तो हार्मोन्स को हम अलग से देंगे जिस चीज़ की कमी है। फिर ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी के अंदर, महिला के अंदर ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो स्पाइनल जो फेलोपियन ट्यूब है और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति है कि कहीं कुछ रुकावट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सही करने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड पहले पता लगाएंगे। अब पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, और ये मोस्टली जो है डिजिटल भाग में ज़्यादा हो, यानी दूर का जो एरिया होता है ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो ओवरी के पास रहता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हम पता लगा लिया पहले हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करके, फिर हम उसका रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे, उसको सही से करने के लिए सर्जरी कर देंगे। और फिर अगर ऑब्स्ट्रक्शन का कारण अगर पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि टीबी वगैरह हो गया है, तो इस स्थिति में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है, और फिर तो उससे पहले ट्यूबरक्लोसिस का उपचार किया जाता है। पहले टीबी का हम लोग उपचार करेंगे, उसके बाद फिर सर्जरी वगैरह कर देंगे। फिर ट्यूबल एडेशन की स्थिति में इंट्रायूट्राइन रूट फैलोपियन ट्यूब में रबर बैलून की सहायता से एडेशन के स्थान पर इन्फ्लेट कर दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि कहीं है एडेशन हो गया, यानी कि ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब है और एक जगह पे जाके ऐसे करके चिपक गया है, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैलून जैसा चीज़ होता है, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, और इसको फिर फुला देते हैं। तो ये ऐसे करके रिंग टाइप का होता है जो कि फूल जाता है। फूलने से क्या होगा कि ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे करके फूल जाता है। तो इसकी वजह से कि यहाँ पे फिर पैसेज बन जाता है और आसपास जाने में, मतलब कि ओवम के या फिर स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। फिर फिम्ब्रे के विकार और ओस्टियम के बंद होने की स्थिति में फिम्ब्रियोप्लास्टी की जाती है। यानी कि जो फिम्ब्रे होता है, लास्ट वाला जो फिंगर वाला पार्ट होता है, जो कि ओवरी से ओवम लेता है और फिर आगे भेजता है। तो यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है तो उसका फिर सर्जरी किया जाता है, जिसको हम लोग फिम्ब्रोप्लास्टी बोलते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब के प्रोक्सिमल पार्ट में, यानी कि यूट्रस के आसपास ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इस स्थिति में ट्रांस सर्वाइकल कैथेटराइजेशन भी किया जाता है, और एवं अब फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नल भाग का रिकैनुलेशन भी किया जाता है। तो अगर नज़दीक में ही हो रहा है तो फिर कैथेटराइजेशन वगैरह मेथड करके ट्रांस सर्वाइकल, यानी कि सर्वाइकल सर्विक्स के थ्रू कैथेटराइजेशन वगैरह करके उसको सही कर देते हैं। तो ये तो फीमेल के रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया कि अगर हो गया तो हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। फिर मेल के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इस स्थिति में क्या करते हैं, मेल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग करते हैं सहायक प्रजनन विधि का यूज, जिसको हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसको हम लोग ART टेक्निक बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। और इसका यूज करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में जो मेल से स्पर्म ले लेते हैं, ठीक है, मेल से स्पर्म लेके उसको इंट्रायूटराइन, यानी कि यूट्रस जो है उसके थ्रू, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब में ले जाके और इंसेमिनेट कर देते हैं, मतलब कि जाके डाल देते हैं, ठीक है। और ये विधि आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली इंसानों के अंदर भी किया जाता है, पर नॉर्मली जो बहुत लोगों ने, अगर किसी ने कोई जानवर वगैरह पालन किया होगा जैसे कि गाय वगैरह, तो उसमें ये मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं कि स्पर्म रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट इंसेमिनेट करते हैं, जिसको हम लोग सीमन देना भी बहुत लोग बोल देते हैं। तो ये ह्यूमंस के अंदर भी किया जाता है और बहुत ही नॉर्मल सा ये मेथड है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मेथड नहीं है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि मेल से स्पर्म को लेते हैं और सक्रिय स्पर्म को अलग करके और उसको फिर स्पर्म प्लेट में डाल देते हैं, और स्पर्म प्लेट को यूट्रस के फंडस वाले पार्ट के पास ले जाके और उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन के दिन ये किया जाता है ताकि ये सही से हो सके। और इसी विधि को हम लोग इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन करते हैं। और इस विधि ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग, यानी कि क्लोमिफेरेन सिट्रेट के साथ अधिक प्रभावी होता है। इसमें क्या करते हैं, ड्रग भी दे देते हैं जिससे कि जो ओव्यूलेशन है उसी टाइम पे हो जाए, तो इसके साथ भी ज़्यादा ये काम करता है। तो पहला मेथड तो ये था।
नाम से ही हमें पता चलेगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, कि यूट्रस के अंदर फंडस के पास जाके इंसेमिनेट कर देते हैं, यानी कि स्पर्म को जाके पहुंचा देते हैं। दूसरा जो मेथड होता है जिसको बोलते हैं ICSI। ICSI मतलब कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक यानी कि इंट्रा मतलब कि अंदर कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक सेल होता है स्पर्म, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे ले जाके स्पर्म को छोड़ते हैं ओवम के अंदर। तो इस विधि का उपयोग सीवियर सीमन एबनॉर्मलिटीज की स्थिति में किया जाता है। इस स्थिति में ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। हमें बता दिया कि ये ओवम जैसे सेल हो गया, इसके अंदर जाके स्पर्म को डाल देते हैं, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं इसको, यानी कि ICSI। फिर तीसरा जो मेथड होता है वो होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, कि जो इस विधि में क्या करते हैं, जिसको हम लोग गिफ्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं कि इसका उपयोग सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा होने या इनफर्टिलिटी का कारण सही से पता नहीं होने पर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति में लाभदायक ये नहीं होता है। अगर किसी का फेलोपियन ट्यूब में ही कोई गड़बड़ी है तो ये लाभदायक नहीं होगा ये मेथड। पर इसमें करते क्या है, इस विधि में स्पर्म और ओवम को फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, कि स्पर्म और ओवम दोनों को लेके और फेलोपियन ट्यूब में जाके डाल देते हैं। तो इसका क्या हो गया कि स्पर्म और ओवम क्या हो गया, जिसको हम लोग की गैमेट भी बोलते हैं, और फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। तो आपको नाम से ही सबका आइडिया लग जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा रिलेट करके बताया। फिर जो चौथा होता है वो होता है डोनर इंसेमिनेशन। डोनर का मतलब आप लोगों को पता चली कि किसी और मेल से स्पर्म लेके और इंसेमिनेट कर देते हैं, इसको हम लोग DI मेथड भी बोलते हैं। और ये कब किया जाता है, जब ICSI मेथड काम नहीं करता है, या फिर एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया का क्या मतलब होता है कि स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है, किसी जो मेल है उसका सीमन में, उसमें स्पर्म बिल्कुल है ही नहीं, तो उस स्थिति में ऐसा एक यूज किया जाता है। इस विधि में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त स्पर्म को फीमेल की योनि में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और डोनर से प्राप्त शुक्राणुओं के इंसेमिनेशन से पूर्व किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ वगैरह की जांच कर लेते हैं कि कोई इसको डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। और जो डोनर इंसेमिनेशन के पूर्व STD की जांच वगैरह भी कर लेते हैं कि STD तो नहीं है। तो ये मेथड हो गया डोनर इंसेमिनेशन। फिर अगला जो है वो है इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन IVF मेथड। इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, सबको पता होगा। पर इसमें होता क्या है कि इसमें जो है निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो कब यूज किया जाता है इन IVF को, कब यूज किया जाता है? पहला तो जब सीवियर ट्यूबल डिजीज़ है, यानी कि किसी को फेलोपियन ट्यूब की बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। फिर सीवियर एंडोमेट्राइटिस है, कि एंडोमेट्रियम की बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। फिर या फिर मेल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी है क्यों। इस विधि में सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी की सहायता से ट्रांसवेजाइनल फॉलिकल एस्पिरेशन किया जाता है, कि जो वेजाइना होता है उसके थ्रू जाके फॉलिकल जो होता है, जो अभी ओवम बनने वाला है, उसी को एस्पिरेट कर लेते हैं, मतलब कि खींच लेते हैं बाहर। फिर फॉलिकल को संवर्धन यानी कि कल्चर मीडियम में रखा जाता है, और उसको 6 से 12 घंटे के बाद स्पर्म के संपर्क में लाया जाता है, कि मतलब इसको एक अच्छा सा लैब के अंदर एक अच्छे मीडियम में रखा जाता है, और फिर इसको 6 से 12 घंटे के बाद स्पर्म के संपर्क में लाया जाता है। स्पर्म के संपर्क में ला के इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद 3 से 5 दिन के बाद इसको यूट्रस में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, और गर्भावधि पूरी होने पर शिशु का जन्म होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले महिला से फॉलिकल ले लेते हैं, उसको एक ट्यूब में रखते हैं, आप कह सकते हैं मतलब एक ट्यूब में रखते हैं, लैब में रखते हैं। फिर पुरुष से स्पर्म ले लेते हैं, ठीक है, ये स्पर्म को भी इस लैब में देते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर 3 से 5 दिन के बाद महिला के यूट्रस में इसको जाके डाल देते हैं, ठीक है। तो महिला के स्पर्म यूट्रस में डाल देंगे, यहाँ पे बच्चा फिर बनने लगेगा, यहाँ पे फिर बच्चा बनकर तैयार हो जाएगा, फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं IVF मेथड। फिर एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब होता है किराए पर कोख रखना। इसमें क्या होता है कि मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम लेके IVF के मेथड के द्वारा हम फर्टिलाइजेशन तो कर देते हैं, परंतु इस एम्ब्रियो को अब फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर, जिसको मतलब कि जो सरोगेट मदर है उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इसके बाद माता पिता को सौंप दिया जाता है, और बच्चे को शिशु को जन्म देने वाली माँ जो है उसको सरोगेट मदर कहते हैं। मतलब किसी और फीमेल के अंदर डाल दिया, फिर वो मदर जो है बस बच्चा तैयार कर देगी, बच्चा पैदा हो गया, और उस बच्चे को फिर उसके माँ बाप को दे दिया जाता है, और वो फिर माता जो है उसमें कोई रोल नहीं है, बस उसने बच्चा पैदा कर दिया, उसका उतना ही रोल होगा, और उस मदर को हम लोग सरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक है।
सरोगेसी जो है इसको कानूनी मतलब रूप से किया जाता है और सरोगेट मदर की उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर होना चाहिए, परंतु भारत में जो है इसके संबंधित अभी बहुत मतलब कि कुछ ऐसा खास कानून अभी तक बना नहीं है। ठीक है। फिर होता है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, इनफर्टिलिटी का कारण अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इस स्थिति में जो युगल होता है या जो कपल होता है उसको साइकोथेरेपी दिया जाता है। फिर दोनों पार्टनर को सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी का कारण बताया जाता है और उसका उपचार बताया जाता है कि आपके इनफर्टिलिटी का कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। और जो युगल या कपल जो होता है उसको तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता है। तनाव को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में उनको सिखाया जाता है और रोगी को स्वयं की जनरल केयर करने के लिए इनकरेज किया जाता है कि मतलब कि अगर कोई भी अगर मेल या फीमेल कोई भी है जिसको इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो उसमें उसको क्या अपनी केयर करनी चाहिए उसके बारे में उसको सिखाया जाता है। तो ये हमारा टोटल चैप्टर था इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने अगर हम देखें एक बार सारी चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी। सबसे पहले हमने फर्टिलिटी के बारे में जाना कि उसका डेफिनेशन क्या होता है वो और फर्टिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। फिर इनफर्टिलिटी के बारे में जाना कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका कितने टाइप का होता है वो, और टाइप के बाद फिर उसके बारे में देखा कि उसका कारण क्या क्या होता है। कारण में हमने मेल का कारण देखा कि बनने में स्पर्म बनने में दिक्कत या फिर ट्रांसफ़र वगैरह में दिक्कत, ये सारे मेल का कारण था। फिर फीमेल में भी उसी तरह का कारण था कि ओवम बनने में दिक्कत, फिर उसके ट्रांसफ़र वगैरह में कारण में दिक्कत। और फिर इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखा कि हमने कि कैसे पता चलेगा कि हमें कोई इनफर्टाइल है तो उसमें क्या क्या चेक करेंगे, तो वो सारे चेकअप के बारे में हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा, तो मैनेजमेंट में हमने देखा कि फ़ीमेल में अगर दिक्कत हो रही है तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, कौन कौन सी सर्जरी या फिर कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर मेल में क्या क्या दिक्कत हो रही है तो उसमें क्या क्या करेंगे हम लोग उसके बारे में। और फिर अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, ART टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि IUI और फिर स्पर्म इंजेक्शन जो कि हम लोग करते हैं, फिर गिफ्ट मेथड और फिर DI, फिर सरोगेसी, IVF, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये था टोटल हमारा, और ये 3rd यूनिट हमारा ख़त्म हो चुका है गायनेकोलॉजी का। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में आए, क्योंकि ये एक पार्ट में थोड़ा लंबा हो जाता है और ये चैप्टर थोड़ा छोटा था तो एक पार्ट में भी हमने कर लिया। 30-35 मिनट का ये वीडियो है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, और आप अपना जो भी कमेंट ज़रूर करें अपने बारे में कि आपको कैसा लगा ये जान के, पढ़ के। तो धन्यवाद।